तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आसान शब्दों में इसका मतलब है लोगों में इन्वेस्ट करना, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ पर पैसा लगाना ताकि वो देश की इकोनॉमी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सके। ये टॉपिक न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है बल्कि देश के फ्यूचर को समझने के लिए भी बहुत क्रूशल है। इसको आसानी से समझने के लिए चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पर पैसा क्यों खर्च करते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए और सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। बिल्कुल यही लॉजिक, यही सोच एक देश पर भी अप्लाई होती है। जरा इसके बारे में सोचिए, एक तरफ एक अनस्किल्ड वर्कर है और दूसरी तरफ एक एजुकेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल। किसमें ज्यादा पोटेंशियल है? नेचुरली एक एजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहीं से हमारा कोर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये है क्या? ये किसी भी इंसान के अंदर मौजूद नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ का स्टॉक है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सब कुछ है जो एक वर्कर को प्रोडक्टिव बनाता है। ये भी एक तरह की पूंजी है, यानी कैपिटल, बिल्कुल मशीन्स या बिल्डिंग्स की तरह। बस फर्क इतना है कि ये इंसानों के अंदर होती है। और जब हम एक देश की पूरी पॉपुलेशन में इन्हीं स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने के प्रोसेस की बात करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कोई एक दिन का या एक साल का काम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो किसी भी देश के डेवलपमेंट की नींव रखता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज देखेंगे, फिर इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या कनेक्शन है उसको समझेंगे। उसके बाद इंडिया की जर्नी पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में आने वाले चैलेंजेस और फ्यूचर की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर ये ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनसे एक देश अपने लोगों को एक प्रोडक्टिव कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करता है? एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये 5 की सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। पहला, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा, माइग्रेशन। और पांचवा, इंफॉर्मेशन। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हेल्थ पर खर्च का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज कराना नहीं है। इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे वैक्सीनेशन भी आती हैं, क्यूरेटिव मेडिसिन यानी इलाज तो है ही, सोशल मेडिसिन जैसे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स और साफ पीने का पानी प्रोवाइड करना भी शामिल है। सीधी सी बात है, एक हेल्दी वर्कर ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है और लंबे समय तक काम कर सकता है, राइट? माइग्रेशन को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है। लोग बेहतर नौकरी और ज्यादा सैलरी के लिए माइग्रेट करते हैं, चाहे वो गांव से शहर हो या एक देश से दूसरा। हाँ, इसमें ट्रांसपोर्ट का और नई जगह पर सेटल होने का खर्चा होता है, लेकिन फ्यूचर में होने वाली हायर अर्निंग्स इस शुरुआती कॉस्ट को आसानी से कवर कर लेती हैं। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। हमने सोर्सेस तो देख लिए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल का देश की इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? आइए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जरूरी है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का फर्क। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का पर्सपेक्टिव कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जरिए हैं, मतलब एक मीन्स टू एन एंड। जैसे कंपनी इंजीनियर को ट्रेन करती है ताकि प्रोडक्शन बढ़े, वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट मानता है कि हर इंसान को एजुकेटेड और हेल्दी होने का पूरा हक है उनके वेलबींग के लिए। ये अपने आप में एक एंड है, चाहे उससे प्रोडक्टिविटी बढ़े या ना बढ़े। ये नज़रिया इंसान को इंसान मानता है, सिर्फ एक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं। अब इस पूरे डिस्कशन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। आज़ादी के बाद से इंडिया ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कैसा परफॉर्म किया है और हमारी पॉलिसीज इस मामले में कैसी रही हैं। ये नंबर्स एक साफ कहानी बताते हैं। 1951 में रियल पर कैपिटा इनकम सिर्फ 7,651 रुपीस थी, जो 2016-17 तक 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 77,000 के पार चली गई। साथ ही डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जबरदस्त कमी आई है। ये साफ दिखाता है कि बेहतर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज का देश पर कितना पॉजिटिव असर हुआ है।
एजुकेशन के फ्रंट पर भी प्रोग्रेस साफ दिखता है। 1990 से 2018 के बीच मेल और फीमेल दोनों लिटरेसी रेट्स में काफी सुधार हुआ है। खासतौर पर फीमेल लिटरेसी रेट का 38% से 66% तक पहुंचना जेंडर इक्विटी की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल इतना ज़रूरी क्यों है? प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकता क्या? इसका जवाब सिंपल है। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। सरकार का काम है ये इंश्योर करना कि ये सुविधाएं सभी लोगों तक, खासकर गरीबों तक पहुंचे, प्राइवेट प्लेयर्स लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। ये बार चार्ट दिखाता है कि एजुकेशन पर सरकारी खर्च कैसे बढ़ा है। 1952 में हम जीडीपी का सिर्फ 0.64% खर्च कर रहे थे, जो 2014 तक बढ़कर 4.13% हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1966 में ही एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हमें कम से कम 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना चाहिए। तो हमने प्रोग्रेस तो किया है, पर मंजिल अभी भी दूर है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। हमने प्रोग्रेस तो किया है, नो डाउट, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। इंडिया के सामने अभी भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज इस कोट में छिपा है। हमारा एजुकेशन पिरामिड बहुत स्टीप है। इसका मतलब प्राइमरी एजुकेशन तक तो बहुत लोग पहुंचते हैं, पर हायर एजुकेशन तक आते आते बहुत कम लोग बच जाते हैं। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो एजुकेटेड यूथ हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। इससे साफ है कि स्किल्स और जॉब्स के बीच एक बहुत बड़ा मिसमैच है। इस चैलेंज से निपटने के लिए ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है। इसका मेन मकसद एक ऐसी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए रेडी हो। ये पॉलिसी सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग पर शुरू से ही फोकस कर रही है। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी हो सकता है और सबसे बड़ी ताकत भी। सवाल ये है कि हम इस डेमोग्राफिक चैलेंज को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब कहीं न कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ही छुपा है।